हाय एवरीवन। हमने अभी लास्ट वीडियो में समझा था कि जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो यूपीएससी का, सो वहाँ पे पीवाईक्यूज़ के साथ साथ टॉपर्स कॉपी का भी बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। पीवाईक्यूज़ तो आपको बताएगा कि कितना आपको लेंथ ब्रेथ कवर करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, किसी टॉपिक को कितना डीप पढ़ना है। बट वहीं टॉपर्स कॉपी आपको ये बताता है कि कोई आंसर लिखा कैसे जाता है, किसी आंसर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है ना। टॉपर्स कॉपी में ना जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सब कुछ आपको नहीं देखना है। आप हर टॉपर की हर कॉपी नहीं देख सकते हो सकता है कोई टॉपर GS1 में काफ़ी अच्छा स्कोर किया हो, किसी ने GS2 में अच्छा स्कोर किया हो। आप अगर रैंक वाइज देखोगे कि इसकी रैंक कितनी आई है, तो मैं सिर्फ इस टॉपर की कॉपी देखता हूँ, वहाँ पे जजमेंट आपका गलत हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि मैंने बहुत से टॉपर्स की कॉपी देखी है। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स लिया होता है, इसीलिए उनकी रैंक अच्छी आ जाती है। बट वहीं आप GS1 2 3 4 में मार्क्स देखोगे तो उतना अच्छा नहीं रहता। हो सकता है कोई टॉपर ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू की वजह से अच्छा स्कोर कर लिया हो, अच्छी रैंक ला लिया हो। बट वहीं आप GS1 2 3 4 ऐसे को एनालाइज करोगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। डैट इज़ वाई जिस भी टॉपर्स की आप कॉपी देखो तो वहाँ मार्क्स आप देख लेना कि किस टॉपर को किस में कितना मार्क्स मिला है, और उस हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि मुझे इस टॉपर की GS1 देखनी है, इसकी GS2 देखनी है, इसकी GS3 देखनी, इसकी GS4 देखनी, इसका ऐसे देखना है। और इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक एक्सेल PDF शेयर किया था। ये है वो PDF। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ रैंक दिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ कॉपीज़ अटैच्ड हैं। सो आप इस मार्क्स के बेसिस पे देख सकते हो कि आपको किस टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करना है, किस टॉपर की कॉपीज़ को आपको लुक आउट करना है, और किस टॉपर का जो राइटिंग स्टाइल है, जो राइटिंग पैटर्न है, वो आपसे मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉइंट्स में लिखना अच्छा लगता है या फिर आपको पैराग्राफ में लिखना अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपर ऐसा है जो आपके हिसाब से लिख रहा है। तो वहाँ से आप काफ़ी कुछ अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। नॉट टॉपर्स कॉपी आपको हेल्प कैसे करेगी और क्या हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है टॉपर्स कॉपी से। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वैल्यूएशन पॉइंट्स लिखो। ऐसे आप मल्टीपल जगह से खोजोगे, आप न्यूज़पेपर से खोजते हो, आप करंट अफेयर मैगजीन से खोजते हो, बिट्स एंड पीसेस में आपको वैल्यूएशन पॉइंट्स मिलते हैं। बट जब भी आप टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करोगे तो वहाँ से दो फ़ायदा होता है। पहली चीज़ आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से आंसर्स लिखा जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो ऐसा क्या लिखते हैं या फिर ऐसा क्या अलग लिख देते हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो नोशन है ना, कभी कभी आपके दिमाग में होता है कि कोई बहुत कुछ अलग लिख देता है, कोई एकदम एक्सट्रीम पॉइंट लिख देता है इसीलिए लोग सेलेक्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। सिंपल पॉइंट्स को ही सिंपली प्रेजेंट करते हैं वो लोग, और यही स्किल आपको भी आनी चाहिए। सो एक टॉपर्स कॉपी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लो, जैसे सिंपल डायग्राम कैसे बनाते हैं। आप बुक्स में देखोगे, आप नोट्स में देखोगे तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट उतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना नहीं सकते हो। तो टॉपर्स कॉपी से आप सिंपल डायग्राम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फ्लो चार्ट आप निकाल सकते हो। कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो गया, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, कोई इवेंट हो गया, जैसे हिस्ट्री में बहुत से इवेंट होते हैं, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप दिखा सकते हो। जैसे इसी बार सी सरफेस टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया था, तो ये चीज़ आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हो कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपर्स कॉपी से मिल जाती हैं। कमिटीज़ के नेम, रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं आपको टॉपर्स कॉपी से। इसके बाद GS2 में सुप्रीम कोर्ट केसेस हो गए, एग्जांपल्स हो गए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस किया जाता है, कैसे इंट्रो लिखा जाता है, कैसे बॉडी लिखा जाता है और कैसे कंक्लूड किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में उतना अच्छा कंटेंट नहीं होता, तो जो कंटेंट हमारे पास होता है उसको कैसे यूज़ करें हम, ये आप टॉपर्स कॉपी से समझ सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग स्टाइल। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि मान लो आप 2-3 टॉपर्स की कॉपी देख लो, रैंक 2 की, रैंक 3 की, तो फिर आप ये सोचो कि जो राइटिंग स्टाइल उनका है, जो तरीका है लिखने का, मैं सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ या फिर कॉपी कर लेती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है और ना ही ऐसा होगा। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको राइटिंग स्टाइल कॉपी नहीं करनी है। आपको टॉपर्स कॉपी से चीज़ें सीखनी है, लिखने का तरीका सीखना है, प्रेजेंट करने का तरीका सीखना है। सबसे सिंपल आप क्या कर सकते हो ना कि मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई XYZ क्वेश्चन है, आप GS1 पेपर उठाए किसी टॉपर का, और वहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने देखा, उस क्वेश्चन को आप पढ़ो। क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है कि बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन इतना डीप होता है, जो क्वेश्चन का एक्चुअल डिमांड होता है उसको फुलफ़िल करना, कई बार ये समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
वो एक बार की रीडिंग से आप जज नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। जब तक आपको ये समझ में ना आए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मुझे आंसर में क्या लिखना है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। उसके बाद आप खुद का आंसर लिखो, खुद का इंट्रो लिखो, खुद का बॉडी लिखो, खुद का कंक्लूजन लिखो। जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने अब तक पढ़ा है, उस हिसाब से आप आंसर लिखो। आंसर लिखने के बाद आप ये चेक करो कि टॉपर ने कैसे उस क्वेश्चन को आंसर किया है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जस्ट बिकॉज किसी की रैंक आ गई है, किसी ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो जो भी आंसर वो लिखे वो पत्थर की लाइन हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आपको अपना दिमाग लगाना है। कई बार टॉपर्स की कॉपी में भी बहुत सी गलतियाँ मिलती हैं। इसीलिए आप ये देखोगे ना कि नॉर्मली जितनी भी टॉपर्स कॉपी नेट पे आपको मिलेंगी, जो भी अवेलेबल है, कभी भी वहाँ मार्क्स नहीं दिया रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा इमेज डाउनग्रेड हो जाता है कि आप किसी टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज़ करो, फिर वहाँ देखो कि मार्क्स ही बहुत कम मिला हुआ है। इसीलिए नॉर्मली जितने भी टॉपर्स कॉपी आप देखोगे वो अनचेक्ड रहती है, वहाँ मार्क्स आपको नहीं मिलता है। एंड आपने अभी तक इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि आपकी भी एक बेसिक जजमेंट रहती है कि कोई आंसर अच्छा है कि कोई आंसर ख़राब है। सो अपने आंसर को हमेशा डाउनग्रेड मत करना कि आपने कोई आंसर लिख दिया और आप ये मान के चलो कि आपका आंसर गलत है। आपको अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल किसी टॉपर की आप एथिक्स की कॉपी देख रहे हो, आपने पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को खुद से आंसर किया, और जब इसके बाद आप टॉपर के आंसर को एनालाइज़ करोगे तो आप ये देखना कि क्या ऐसी चीज़ें और हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। क्या कीवर्ड आपको अच्छा लगा जो ऐड कर सकते हो, क्या एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा जो ऐड कर सकते हो। कंक्लूड आप नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई एप्ट कंक्लूजन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप देखो कि टॉपर ने कैसे इस आंसर को कंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड करना। आउटराइटली अपने आंसर को आप गलत मत मान लेना कि मेरा आंसर तो गलत ही है, बाकी जो टॉपर ने लिखा है वो सही है। आपको अपने आंसर्स को, आपको अपने नोट्स को टॉपर्स कॉपी के थ्रू थोड़ा बेहतर बनाना है। ना यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या आप सीख सकते हो, कैसे अपने नोट्स में, कैसे अपने आंसर में आप वैल्यूडेशन कर सकते हो। ये एक एथिक्स का क्वेश्चन है, ये विशाखा यादव मैम की कॉपी है। एंड एथिक्स में आई थिंक कि शी गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। सो लेट अस सी कि आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हो, क्या क्या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ मोरालिटी गोज़ बियॉन्ड डूइंग अ सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। सो पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि इस क्वेश्चन में एथिकल कीवर्ड क्या है, मोरालिटी। यहीं से आपको पहली लर्निंग मिलती है, पहली अंडरस्टैंडिंग मिलती है डैट एथिक्स में आपको 100-120 एथिकल कीवर्ड्स याद करने हैं। जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं, जितने भी PYQs में एथिकल कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप सबको पढ़ लो, सबके सिंपल डेफिनेशंस पढ़ लेना, एंड उनके कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। आपके एथिक्स के पेपर में बहुत हैंडी ये आएगा और बहुत जगह ये यूज़ होगा। हमने अपने प्रिज्म ग्रुप में 120 एथिकल कीवर्ड्स को देखा था। लेट मी शो यू। ये हमारा प्रिज्म ग्रुप है। यहाँ पे आप देखो, ये पूरे एथिक्स के कीवर्ड्स हैं जिसको मैंने PYQs एंड सिलेबस से कंपाइल किया है। और जो लोग भी मेरे साथ प्रिज्म ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पहला आपका टास्क यही था कि जो भी कीवर्ड यहाँ दिया गया है, सारे कीवर्ड्स को आपको प्रिपेयर करना है। इसका एक बेसिक डेफिनेशन, बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन, बहुत ही लेमन टर्म वाला, जो इजी टू राइट हो, इजी टू रिकॉल हो, वो आपको याद करना है। एंड हर कीवर्ड्स के साथ आपको कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं। ये PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे कीवर्ड दिए गए हैं आप सबको प्रिपेयर कर लेना। प्रिज्म ग्रुप में जाओगे तो प्रिज्म ग्रुप के फाइल सेक्शन में ये PDF है। सो फर्स्ट लर्निंग हमको मिली कीवर्ड्स को लेके। नाउ हम देखते हैं कि इन्होंने आंसर कैसे लिखा है। ये देखो डेफिनेशन है, मोरालिटी का डेफिनेशन है। यहाँ पे ये डेफिनेशन 4 लाइन का है, बट आई वुड से कि ये डेफिनेशन आप 3-3.5 लाइन में ख़त्म कर दो। मोरालिटी इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ आवर वैल्यूज़, बिलीफ एंड एथिक्स डन फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड एम्फेसाइजिंग ऑन द राइट मीन्स। बहुत ही सिंपल है कि मोरालिटी उसे कहते हैं, उन वैल्यूज़, उन बिलीफ, उन एथिक्स का कन्वर्जेंस है जो ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए किया जाता है, एम्फेसाइजिंग ऑन राइट मीन्स। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये एक एथिकल प्रिंसिपल है। गांधी जी टेलिस्मैन जो हैं, इसको आप कहोगे ये एथिकल प्रिंसिपल है या फिर ये एक एथिकल टेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप एरिस्टोटल का पढ़ोगे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन्स, वो भी एक एथिकल प्रिंसिपल है। उसी तरह आप कॉन्फ्यूशियस का पढ़ोगे, सिल्वर रूल ऑफ कॉन्फ्यूशियस, वो भी एक एथिकल प्रिंसिपल है। और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आप इनको केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हो, प्लस जब भी आप कोई एथिक्स का आंसर लिखते हो वहाँ भी यूज़ करते हो। जैसे JS मिल का है यूटिलिटेरियनिज्म, आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच पढ़ोगे, टीलियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ोगे, ये सारे जो हैं वो एथिकल प्रिंसिपल है।
और इनके बेसिस पे ही आप बहुत जगह केस स्टडी में एथिकल डिलेमा सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस हो गया, प्लेटो का डॉक्ट्रिन ऑफ कार्डियल वर्च्यूज़ हो गया। सो ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स आप केस टू केस बेसिस पे अप्लाई करोगे ना। यहाँ पे गांधी टेलिस्मैन का यूज़ किया गया है। ये एक परफेक्ट मार्कर है टेस्ट ऑफ मोरालिटी के लिए, बिकॉज ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बियॉन्ड बात करता है। जैसा गांधी जी ने कहा था कि कभी आपको अपने मोरालिटी को लेकर डाउट हो, कभी आपको अपना ईगो बहुत बड़ा लगने लगे, कभी आप किसी एथिकल डिलेमा में हो कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप सिर्फ अपने जीवन में मिले हुए सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर व्यक्ति को याद करना और ये सोचना कि आपका ये किया हुआ काम उस व्यक्ति को कैसे मदद पहुंचाएगा। सो ये एक मोरालिटी टेस्ट है। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल दिया, डेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गेव अप हिज लुक्रेटिव लॉ प्रैक्टिस टू टच अपॉन द वेलफेयर ऑफ लाइफ्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फार्मर एंड वर्कर। सो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत जगह आप देखोगे ऐसे एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिओंटोलॉजिकल एंड टियोलॉजिकल अप्रोच को कनेक्ट किया गया विथ मोरालिटी, एंड यहाँ ये बोला गया है कि अ लीनियर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डज नॉट कवर द डिओंटोलॉजिकल एंड टियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी ऑफ एन एक्शन विच क्रिएट अ क्लासिक केस ऑफ एंड वर्सेस मीन्स। सो जो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच होता है इसको आप इमैनुअल कांट से रिलेट कर सकते हो, ये उनसे रिलेटेड अप्रोच है, उन्हीं का दिया हुआ अप्रोच है। और ये अप्रोच मीन्स की बात करता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो काम गलत है वो गलत है, चोरी करना गलत है तो गलत है। ये मैटर नहीं करता कि आप चोरी क्यों कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो। जो काम मॉरली गलत है वो गलत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बट यहीं टेलियोलॉजिकल अप्रोच जो है इससे रिलेटेड आप J.S. मिल की बात कर सकते हो, जेरेमी बेथम की बात कर सकते हो। ये फोकस करता है एंड पे, ये फोकस करता है यूटिलिटेरियनिज्म पे, डैट मीन्स कि ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। सो इन अ वे आप देखोगे तो ये दोनों अप्रोच, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ये दोनों कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। बट जो टेस्ट ऑफ मोरालिटी है वो इन दोनों अप्रोच के बियॉन्ड है। नौ इसी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है सतीश धवन जी से रिलेटेड। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब मॉम 1 मिशन का फेलियर होता है तो सतीश धवन जी ने इसरो के चेयरमैन पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। अगर सतीश धवन जी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते तो हो सकता है कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की हो, चाहे प्रोजेक्ट हेड हो गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, टेक्निकल स्टाफ हो गया। बट नहीं, यहाँ पर उन्होंने मॉरली हाई ग्राउंड लिया एंड फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हुए रिज़ाइन कर दिया। फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन है, thus it can be said that morality goes beyond the simple linear framework of cost and benefit। सो अगर आप इस पूरे आंसर को एंटायरिटी में देखोगे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। यहाँ से आप क्या क्या लर्निंग ले सकते हो, क्या क्या वैल्यूडेशन आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आप मोरालिटी देखो, मोरालिटी का डेफिनेशन, इससे आपको पता चल गया कि कम से कम 100-120 कीवर्ड आपको याद करना है। उसके बाद एक एथिकल प्रिंसिपल, गांधी जी टेलिस्मैन। नेक्स्ट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सतीश धवन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे डिओंटोलॉजिकल अप्रोच की बात की गई है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच की बात की गई है। सो यहाँ पे 2 एथिकल टेस्ट की बात की गई है, एक एथिकल टेस्ट ये, एक एथिकल टेस्ट ये, और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल की बात की गई है। यही सारे आपको एग्जाम्पल्स, यही तरीका, यही फ्रेमवर्क अपने एथिक्स के पेपर के लिए यूज़ करना है। और इसी तरह जब आप बाकी टॉपर्स कॉपी देखोगे तो बहुत से वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सो जब आपका एक बेसिक नोट्स तैयार हो जाएगा उसके ऊपर आप टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एडिशन आराम से कर सकते हो। नाउ आई होप कि आपके मन में जो भी डाउट है बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद पे डाउट मत करो। जैसा मैंने बोला कि टाइम कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइम कम है, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी पे पूरा काम करो। 3-3.5 महीना आप मेंस को संभालो, मेंस को अच्छे से दो जितना हो सकता है। जो मैंने ओवरऑल आपको एक फ्रेमवर्क बताया है कि GS2 कैसे ख़त्म करना है, GS4 कैसे ख़त्म करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, उसी बेसिस पे आप चीज़ों को प्रिपेयर करते रहो। एक बार जब हम प्री के स्टेज में जाएंगे तो प्रीलिम्स हम एक अलग तरीके से ही कवर करेंगे। जिन्होंने भी लास्ट ईयर मेरा हंट सीरीज़ फॉलो किया होगा प्रीलिम्स में, उनको पता होगा कि हंट सीरीज़ का कॉस्ट बेनिफिट कितना ज़्यादा अच्छा था। इस बार प्री को लेके हम हंट सीरीज़ प्लस चलाएँगे। सो जितना आपका पहले कवर था ना, जितना हमने 2024 में देखा था, उससे दुगना हम कवर करेंगे। बट उससे पहले आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना है एंड इन 3-3.5 महीना अपना सब कुछ दे दो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड खुद के पोटेंशियल को रियलाइज़ करो। यू कैन डू इट।